वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चे? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले सेशन में हम बिहार पुलिस का टॉप से टॉप सवाल लेकर के आपके सामने आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चे, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, इतनी सी बात, इतनी सी काम सर आप मेरे लिए सिर्फ कीजिए कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो वो आपके लिए ही हानिकारक है। मैं आपको थोड़ी सी चेतावनी दे देता हूँ पहले ही। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। आज का ये पहला सवाल है गाइस। आज का पहला सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा है बच्चे। पहला सवाल है बेटा, कहता है 4500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है। तो 4% दर पर दिया गया मूलधन क्या है? बड़ा ही आसान सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आप देखिए इस सवाल को कैसे हम एकदम चुटकियों में रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देखो बेटा, कहता है 4500 रुपया है सर आपके पास। टोटल सर कितने रुपये हैं? टोटल सर है आपके पास 4500 रुपीज। ठीक है, इतना रुपया आपके पास है। ठीक है, कहता है इसको दो भागों में बांटा गया है। हमने माना सर ये हमारा पहला भाग है और ये हमारा दूसरा भाग है। क्लियर है? कहता है पहले भाग पर 3% की दर से, यानी रेट है हमारा सर 3%, और टाइम दे रखा है सर 2 ईयर। टाइम सर कितना है हमारा? 2 ईयर। क्लियर है? और कहता है दूसरे भाग पर 4% दर से, रेट है सर 4%, और टाइम दे रखा है सर 3 ईयर। टाइम है गुरुजी कितना? 3 ईयर। तो कहता है इन दोनों भाग से जो ब्याज मिलता है ना बेटा आपको, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो समान है यानी इक्वल हैं। तो बताओ बेटा, हम भी क्या करेंगे? अपना एसआई निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, है कि नहीं? तो बताओ बेटा, एसआई क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है ना? होता है ना? तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। फर्स्ट इंटू 3 दूनी कितना हो जाएगा सर? ये 6% बराबर ये हो जाएगा सेकेंड इंटू 4 गुना 3 यानी 12%, है कि नहीं? ये ब्याज हुआ, ये पहला भाग का ब्याज और ये दूसरा भाग का ब्याज। सवाल में दोनों दे रखा है इक्वल है, इसलिए हमने बीच में किसका साइन दिया? इक्वल का दिया। अब आप इसको काट लीजिए। ये देखो बेटा 6 दूनी 12। ठीक है, अब आप बताइए सर, यदि हम आपसे पूछें कि बताओ फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दूसरा का जो गुणांक है वो पहले के नीचे लिखिए और पहला का जो गुणांक है वो दूसरे के नीचे लिखिए। हाँ या ना? पहला का गुणांक तो कट ही गया है ना, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। क्लियर है? अब सवाल में दे रखा है कि टोटल आपको बांटने कितने हैं सर? 4500 रुपया। ठीक है, और हमारा सर यहां से निकाल लीजिए अपना क्या होगा टोटल। पहला भाग में 2 यूनिट मिला और दूसरे भाग में मिला हमको 1 यूनिट। तो बताइए सर कितना हुआ टोटल? 2 और 1 3, और सवाल में कहता है इसकी वैल्यू कितना है? 4500 है। ठीक है, तो ये बेटा कट जाएगा 15 या 45, 15 बार में, यानी 1500 का मल्टीपल है। क्लियर है? अगर ये 1500 का मल्टीपल है तो यहां से जो भी चीजें पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल होगा? 1500 का मल्टीपल ही तो होगा सर। ठीक है, तो आइए 1500 का मल्टीपल कर देते हैं। हमसे पूछा क्या है? 4% दर पर दिया गया मूलधन। तो देखो बेटा 4% दर पर कौन सा मूलधन दिया गया था? दूसरा मूलधन। तो दूसरा वाला का क्या है सर? कितना है यूनिट? 1 यूनिट। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर कितना से? 1500 से। हाँ या ना बेटा बोलो, समझा कि नहीं समझा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना हो जाएगा? 1500 ही तो होगा। 1500 रुपया, यानी 4% दर पर जो दिया गया मूलधन था वो कितना था? 1500 रुपया था। बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये चीजें रेशियो से कर लेने से बड़े ही आसानी से बन जाता है। ठीक है सर, तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं गाइस और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 का पावर 4 तथा 6 का पावर स्क्वायर
का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये मध्य समानुपाती क्या आता है बेटा, है ना, ध्यान से समझना। मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती जो भी बोलिए आप, मध्यानुपाती बराबर होता है यदि a और b दो संख्याएं हैं, इसका हमें मध्यानुपाती निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है √a गुना b। बात समझे, ठीक है। तो बस यही चीजें हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, कितने कितने का, 2 का पावर 4 है और गुना 6 का पावर 2 है। तो बताओ बेटा 6 का पावर 2 है तो 6 6 के 36 हुआ, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, यानी एक बार लिखेंगे 2 बार है तो, और ये 4 बार है तो कितना बार लिखेंगे 2 बार, यानी 2 गुना 2। है ना, नहीं समझे इसको। ये देखो बेटा ये 2 का पावर 4 है तो क्या लिखेंगे इसको, कितने बार, 4 बार लिखोगे 4 बार। और इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे हम तो 2 का जोड़ा लगता है ना बेटा वर्गमूल में, तो 2 संख्याएं हैं तो बाहर एक बार लिखेंगे, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है तो 1 बार लिखेंगे बाहर निकाल करके, यही क्या हो गया हमारा वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और 6 चौके 24, यानी यही क्या है हमारा आंसर है, क्या मध्यानुपाती किसका है बेटा 2 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर 2 का, यही क्या है हमारा मध्यानुपाती। बात समझ पा रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये भी सवाल हमने आपको बड़े प्यार से समझाया सर, इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बताइए तो कैसा, कौन सा टाइप है ये। टाइप बच्चे आपको पकड़ने होंगे, ठीक है, तभी आप सवाल एकदम विद इन सेकेंड चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा तो आप भटकते ही रहेंगे, ठीक है। जरा गौर करो, ये क्या M1D1H1 वाला टाइप नहीं है कि नहीं है। तो आओ बेटा M1D1H1 वाला टाइप लगाते हैं। वो टाइप है क्या, हम यहां पर एक बार लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। ये क्या होता है बेटा M1D1H1 बटे W1R1 बराबर M2D2H2 बटे W2R2। क्लियर है गाइस, ठीक है, इतनी सी बात समझ गए आप। तो आइए, ये M क्या है, मैन है। ये मैन का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है, चाहे इसकी जगह पर कुछ भी हो। ये D क्या है बेटा, डे है, और ये H1 क्या है बेटा, आवर है यानी घंटा, ठीक है। ये W क्या है, वर्क है यानी काम, और ये R है रेट यानी रुपया पैसा। क्लियर है। और यही सारी चीजें इधर लिखी हुई है कि नहीं है। तो फिर ये सब हो गया हमारा दूसरे टर्म का डेटा, और ये हो हमारा पहले टर्म का डेटा, ठीक है। बस ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस चीज को जानते हैं तो ये सवाल एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। आइए देखिए, कहता है 24 आदमी, M1 की जगह पे क्या बेटा 24 गुना कर दीजिए। एक काम को 16 दिन में, D1 दे रखा है 16 दिन में। एक काम की बात कर रहे हैं तो काम कहां लिखोगे, एक काम नीचे लिखोगे, वर्क नीचे है। क्लियर है, कर सकते हैं। तो कहता है 12 आदमी, यानी अब ये चला गया कहां दूसरे टर्म का डेटा, तो 12 आदमी यानी M2, 12 आदमी लिख दिया। बस सिर्फ बिठाना है आपको। कहता है आधा काम को, आधा काम बेटा क्या होगा, नीचे होगा ना आधा, यानी 1/2। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है ना। आधे काम बोलता है कितने दिन में करेगा, यानी ये D2 आपसे पूछ दिया। कोई दिक्कत है, बस इसी को अब हम सॉल्व कर देंगे सर, ठीक है। ये देखिए जरा सा, 12 दूनी 24। अब यहाँ से D2 का यदि हम मान निकालते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 गुना 16 गुना 1/2। है ना। तो ये हो गया 2 8 16 और 8 दूनी 16, यही हमारा क्या है आंसर है। 16 दिन यानी 16 डेज क्या है सर आपका आंसर है, ठीक है। देखो तो कितने आसानी से चीजें को बनता है। यदि आप सवाल को पकड़ पाते हैं तो सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। आप घबराइएगा मत। क्लियर, आ जाइए, इसको बच्चे अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो भी सवाल बताते हैं पहले उसका फॉर्मूला या चाहे कॉन्सेप्ट जो भी इसमें लगेगा, पहले वो हम आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर हम
आपको सवाल को बताते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। परेशानी होता है क्या बेटा? नहीं ना। अगर आप परेशान हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर कि आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाइए, है कि नहीं? और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे हम बेटा बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस सिर्फ आप तन से, मन से, धन से नहीं, पैसा कुछ नहीं लगता आपको, ठीक है। बस तन और मन से जुड़े रहिए और मेरा साथ दीजिए, आपका बेड़ा पार होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे बच्चे, एक वर्ग के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 4 है ना, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है। हम आपको सर यहां से पहले ये सवाल को करवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसा यदि हम आपसे ये कहें बच्चे कि ये एक बर्तन है, क्लियर है, इसमें सर क्या है, इसमें है सोना और चांदी है, सोना और क्या बच्चे, चांदी है, क्लियर है। अगर हम आपसे ये कहें कि इस बर्तन में आप कुछ सोना डाल दीजिए तो बताइए सर चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? चांदी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने मिलाया है सोना को, क्लियर है। तो जब भी चेंज होगा तो क्या होगा, सोना होगा, और चांदी जैसे कि तैसे रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि यहां से कुछ सोना निकाल दीजिए, नहीं, तो सोना निकाले हैं तो चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मूल चीज ये समझ में आया हमें कि जिस चीज को छेड़ा जाएगा चेंजेज उसी में होंगे और बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज आखिर होगा कितना? कोई भी वस्तुएं अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें सर 80% सोना है, क्लियर है, ठीक है, 80% सोना है, और हमने कुछ सोना को मिलाया या चाहे सोना निकाला, तो चेंज क्या होगा सर? सोना होगा। तो सोना चेंज होकर कितना होगा? टोटल तो 100% ही होता है, तो ये अधिकतम चेंज कितना हो सकता है? 20%, ठीक है। 100 में से 80 आप घटा देंगे तो वही 20% क्या है? चेंजेज है। बात समझ में आया, ठीक है। यहां से क्या निकल के आया बेटा कि जिस चीज को आप छेड़ेंगे, अर्थात जिस चीज को आप मिला रहे हैं या चाहे निकाल रहे हैं, चेंज, परिवर्तन उसी में होगा। कितना परिवर्तन होगा? तो जितना पहले से परसेंटेज है उसमें से 100 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 100 में से उसको घटा देंगे तो जो आएगा वही क्या होगा? हमारा परिवर्तन होगा। बाकी जो उसके साथ दूसरी वस्तुएं हैं उस पर कोई चेंज होने वाला नहीं है। बात समझे? इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया आपको? तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं और हम करते हैं इस पर सवाल। यही सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, क्लियर है। यहां देखिए हम पहले सवाल को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। ये 70 लीटर का क्या है मेरे बच्चे? 70 लीटर का क्या है? ये मिश्रण है ना। 70 लीटर का क्या है बाबू रे? मिश्रण है। कहता है दूध और पानी का, इसमें कहता है बेटा 60% मिल्क है। 60% क्या है बाबू रे? दूध है, ठीक है। कहता इसमें कितना दूध मिलाया जाए? दूध मिलाया जाए, प्लस का मतलब है ना, प्लस का मतलब है मिलाने को कह रहा है। कितना दूध मिलाया जाए कि उसमें 80% दूध हो जाए, यानी 80% क्या हो जाए? दूध हो जाए। आपको फोकस यहां पे ये करना है कि आप मिला क्या रहे हैं या निकाल क्या रहे हैं। जो मिला रहे हैं चेंज वही होगा, जो निकाल रहे हैं चेंज वही होगा। तो आइए देखिए यहां पे हमने क्या मिलाया सर? दूध मिलाया। तो दूध मिलाया तो जहां जहां आपको दूध दिखेगा उसको क्या करेंगे आप? चेंज कर देंगे। बात समझ रहे हैं? आइए देखिए ध्यान से। ये 70% का मिश्रण, 70 लीटर का मिश्रण था हमारे पास पहले से, ठीक है। अब कहता है इसमें 60% दूध है। दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा क्या होगा बेटा? चेंज होगा। कितना चेंज होगा? 40%। 100 में से 60 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 40%, बराबर 70 लीटर का मिश्रण था। सर कितना डाला दूध ये हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि x लीटर डाला है, तो 70 डालने का मतलब प्लस और ये x, कोई दिक्कत वाली बात? कितना दूध है सर? 80% मिला रहे दूध, तो दूध की मात्रा क्या होगा? चेंज होगा। तो ये कितना चेंज होगा? 100 में 80 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा सर? 20%,
बोलो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत है? समझ पाए आप इतनी सी बात को? बस अब हम इसको काट लेंगे सर। 20 दूनी 40, ये हो गया 7 दूनी 14, 140, इधर आकर के ये 70 घट जाएगा, बराबर हो गया x, यानी 70 लीटर। ठीक है ना? x की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 70 लीटर, यानी कि 70 लीटर आपको इसमें दूध डालना चाहिए, तब जाकर के दूध की मात्रा कितनी होगी? 80% होगा। अरे समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसी पर कई लैंग्वेज बदल बदल करके सवाल आते हैं, पर आप घबराना नहीं, ठीक है? सबको इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल को सॉल्व कर लेना। आपका एक भी सवाल इस तरह का यदि आता है तो आप उसमें फंसेंगे नहीं और वो आपसे छूटेगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको बड़े प्यार से करवाया गुरुजी। अब हम चलते हैं भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना। ठीक है, मेंसुरेशन का है ये। चीजें जो हम आपको समझा रहे बेटा, ये आपको बहुत दूर दूर तक मिलेगा, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, ये मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं। आइए सर, क्वेश्चन कहता है एक वर्ग के अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त अंतर्निहित है ना? पहले तो आप एक वर्ग बना लीजिए। क्लियर है? आइए देखिए, ये हमने क्या किया बेटा? एक वर्ग बनाया, आयत बन गया। ठीक है, थोड़ा सा वर्ग बना लो, इसको क्या फर्क पड़ता है यार। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया बेटा, आ जाओ। ये क्या हो गया सर? हमारा वर्ग हो गया। अब कहता है इस वर्ग के अंदर में अधिकतम आकार का एक वृत्त अंतर्निहित है। तो जरा देखना बेटा, ये हमारा वृत्त है। आप समझने की कोशिश करो सिर्फ। ठीक है, यही क्या है हमारे? इसके अंदर एक अधिकतम आकार का वृत्त है ना बेटा? ठीक है, अधिकतम आकार का क्या है? ये वृत्त है। क्लियर? इसको थोड़ा सा बेटा शेप में ला देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, और खैर हमको इससे कोई लेना है नहीं। क्लियर है? अच्छा बता दो बेटा, ये अगर ये वृत्त है तो इसका ये क्या होगा? सेंटर होगा कि नहीं होगा? यदि कहता है वर्ग की भुजा 28 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है? 28 मीटर है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है कि नहीं? ये सभी क्या है बच्चे? 28 मीटर का है। ध्यान से बस चीजों को समझते जाना आप। क्लियर है? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है ना बेटा? तो अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए सर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हमको त्रिज्या चाहिए, है कि नहीं है? तो त्रिज्या क्या होगा? यहां से लेकर के यहां तक क्या है? त्रिज्या ही तो है ये इसका। नहीं, अब आप बताओ बेटा, यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस यदि हम इसको यहां से ऐसे करके मिला दें तो ये क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया ना? हो गया। तो जो वर्ग की भुजा होगी उतना ही क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, अगर ये 28 है तो ये टोटल कितना होगा सर? 28। और ये त्रिज्या क्या होगा? आधा होता है, व्यास का आधा ही तो सर त्रिज्या होता है। ठीक है, तो ये 28 हुआ तो ये कितना होगा सर बताइए? 14। ये भी 14 होगा, 14 14 28। अरे बताइए ना, या ना? तो त्रिज्या सर हमारा कितना हो गया? 14 हो गया। तो बताइए सर, अगर वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 616 होगा। नहीं होगा? नहीं क्या? नहीं तो आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 और आर हो गया 14 और गुना 14, 7 दूनी 14, ये होगा 14 दूनी 28 और गुना 22 करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 616 वर्ग मीटर। 616 वर्ग मीटर, ये क्या है? आपका आंसर है। बताइए सर, इतना बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो चलिए बेटा, ये भी चीजें हमने आपको समझा दिया बड़े प्यार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जरा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और ये एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है। बात समझ रहे हैं? उस चैप्टर का ये सवाल है। ये सवाल चाहे एग्जाम कोई भी हो, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी शिफ्ट में
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जरा समझो मेरी बात। जैसे ही आपके एग्जाम में घंटी वाला सवाल या चाहे बत्ती वाला, यातायात की बत्ती जलने वाला सवाल यदि आता है, ठीक है, तो इस सब का मतलब है कि जितना भी डाटा दिया गया है वो सब का क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। समझे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। टाइप, क्वेश्चन के टाइप को पकड़िए आप। क्वेश्चन की टाइप पकड़ेंगे तो सवाल एकदम तुरंत सॉल्व होगा, तुरंत आपके दिमाग में वो आएगा, अच्छा सर ये इस टाइप का सवाल बताए थे। ठीक है, तो आपको टाइप पकड़ना पड़ेगा। देखिए यहां ध्यान से कहता है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ध्यान दीजिएगा, 6 घंटी थी और वो एक साथ पहले बज चुकी है, बजनी आरंभ हुई। क्लियर है, यानी एक बार ये घंटी बज चुकी है। क्लियर। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल से बजे, यहां पे हम लिखते हैं 2, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस यही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ बेटा। 2 के बाद क्या, 4 मिस हो रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे ये 4 और ये 2, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर क्या होता है, ये सारी घंटियां बजती हैं। तो आपसे पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। 30 मिनट जब होगा तो ये कितनी बार, सबको आप काउंट करके बताना पड़ेगा कि 30 बार में ये घंटियां कितनी बार बजी होगी। 30 मिनट में, सॉरी है ना, 30 मिनट में कितनी बार ये घंटियां बजी होगी। ध्यान से समझो बेटा, क्या बताए थे अभी आपको, जैसे ही घंटी वाला और बत्ती वाला सवाल आएगा आप इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अब कई बच्चे इसका एलसीएम निकालने में ही इतना टाइम लगा देता है कि अगला क्वेश्चन वो जानते हुए भी वो उससे छूट जाता है ना। आइए हम आपको एलसीएम निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका समझाते हैं। ठीक है, यहां देखो, एलसीएम दी उसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल का मतलब उसका पहाड़ा होगा, पहाड़ा पढ़ते चले जाइए आप। और जो एलसीएम है वो इन सभी संख्याओं से, दी गई सभी संख्या से कटना चाहिए। बात समझे कि नहीं, डायरेक्ट आपका एलसीएम निकलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या बोले बेटा, जो संख्याएं दी रखी है उसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। ठीक, वो संख्या इन सभी संख्याओं से कटनी चाहिए जो सबसे बड़ी संख्या आपने पकड़ रखा है। और यदि ना कटा तो हम उस संख्या का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आगे की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, और जो संख्या कटेगा वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या क्या है सर, 12। क्या ये 12 एलसीएम हो सकता है इन सभी संख्याओं का? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। क्या ये 8 और 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका पहाड़ा पढ़िए आगे। 12 दूनी 24, 24 सर कटेगा? कटेगा। 8 से कटेगा तो 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। यहां देखिए 60 सब संख्या से कट रहा है। बताइए ना सर, 60 कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। 60 8 से नहीं कटेगा। तो 12 दहिया 20 से, यानी 120 हो जाएगा सर इसका एलसीएम। कितना हो जाएगा सर? 120 सेकेंड। हाँ या ना? क्लियर है बात? 120 सेकेंड। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक तरीके से ऐसे भी सोचिए, ये 12 है, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, है कि नहीं। 12 सर क्या 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहां पर हमें 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए 12 में तो 2 है, 6 दूनी 12, सिर्फ आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत वाली बात है? ये 12 है, 12 में 12 को लिख सकते हैं ना हम 6 गुना 2। ये तो 12 है, तो 5 दूनी 10 तो दिख रहा है हमें इसमें। ठीक है, तो एलसीएम वही होगा जो सारा चीज इसमें दिखे, ठीक है, या कटे। तो यहां दिखेगा तभी ना कटेगा जी। तो ये 5 हो गया, कोई दिक्कत है? अब हमको 8 चाहिए सर। क्या सर इसमें 8 है? बताइए ना। 8 नहीं है सर। यहाँ पे कितना है? 4 है, यानी 2, यानी 2 से और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ देखिए, क्या आपको सर 6 दिख रहा है? हाँ 6 दिख रहा है। 12 में 3 है और ये 2, 3 दूनी 6 या 6 दूनी 12, 6 भी तो है ही, 4 भी है, 2 दूनी 4 और ये 2 भी है, यानी यही क्या है आपका एलसीएम है।
अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो 5 दूनी 10 और गुना 12 120 सेकेंड। 120 सेकेंड के अंतराल पर ये घंटियां फिर से पुनः इकट्ठी बजनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या बेटा, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, है कि नहीं। तो बताइए सर ये 120 सेकेंड का मतलब कितना हो गया सर, 2 मिनट। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 2 मिनट। यानी प्रत्येक 2-2 मिनट के बाद ये घंटियां बजेगी। और आपसे पूछ रहा है 30 मिनट में, तो 30 में क्या करेंगे आप, ये 2 से भाग कर दीजिए, यानी ये कितना हो गया, 15 बार। यही आंसर है? नहीं, बच्चा यहीं पर गलती करता है, ठीक है। ये 15 लाया, उसके बाद फर्स्ट ही ऑप्शन में 15 रहेगा, वो मार देगा। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ऊपर में लिखा हुआ है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यानी एक साथ पहले घंटी ये बज चुकी है और फिर ये 15 बार। तो पहले एक बार बज चुकी है तो वो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 15 एक कितना हो जाएगा, 16 बार। यानी कुल ये घंटियां 16 बार इकट्ठी बजेंगी। बात समझे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इस तरह के सवाल को बेटा आप प्रैक्टिस करते रहना, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है ये। क्लियर है? तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं गाइस। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे लॉगरिथम का है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जी log √7 अपॉन log 7 बराबर व्हाट, इसकी वैल्यू हमसे पूछ ली है कि नहीं। आप बताइए बेटा, एक फॉर्मूला हम ये कई बार आपको समझा चुके हैं कि log m का पावर यदि n है, पावर है, तो पावर कहाँ आता है, बाहर खींच के उसको लाते हैं n, और जो ये बचा हुआ वैल्यू उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, log m ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, लॉगरिथम का। तो अब आप बताइए मेरे भाई, ये √7 है, तो √7 यानी रूट को यदि हम पावर में लिखेंगे घात के रूप में, तो कैसे लिखते हैं बताइए। तो log 7 का पावर 1/2, ठीक है, और ये बटे log 7 है। बताइए ये पावर है तो पावर कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा यहाँ पर, यानी 1/7 इंटू log 7, और बटे में ये है log 7। बताइए ये log 7 से log 7 चला गया, 1/2 है न रे, ठीक है, पावर 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा सर, 1/2। यही हमारा इस सवाल का आंसर है कि नहीं। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा भाई मेरे, इसका आंसर आएगा 1/2। बोलिए यहाँ तक किसी भाई को, किसी बंधु को कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए बेटा इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सर हमने किया है कि नहीं, बड़े एकदम धाकड़ तरीके से आपको समझाया है सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाई मेरे कि 4 का पावर 11 गुना 7 का पावर 4 और गुना 11 का पावर 4, इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यानी इन संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले तो आप अभाज्य संख्या समझिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटता है, एक को छोड़कर, और किसी से ना कटे, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, एक को तो छोड़ ही देना है आपको, 2, ठीक है, 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा और किसी से नहीं कट सकता। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें 7 की, तो 7 बटा बोलो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा। लेकिन 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 11 सिर्फ 11 से ही कटेगा और कोई संख्या इसको काटने वाला नहीं है, ठीक है, 11 के अलावा, ठीक है। तो अब बताइए, लेकिन हमें यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि ये सर 7 तो अभाज्य संख्या है, 11 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में लिखेंगे। कैसे, 2 तो अभाज्य संख्या है सर, ठीक है, 2 तो सिर्फ 2 से ही कटेगा। तो बताइए 4 को हम क्या लिखते हैं सर, 2 का पावर 2, क्लियर है। और ये पहले से गुना था 11, ठीक है, गुना 7 का पावर 4, ये खुद अभाज्य संख्या में है, और ये 11 का पावर 4। अब बता दीजिए आप, ये 11 गुना 2 ये कितना हो गया, 22 हो गया। नहीं, लिख देते हैं एक बार, 22 गुना 7 का पावर 4 और गुना 11 का पावर 4, यानी 2 22 बार लिखा गया है, 7 4 बार लिखा गया है, और 11 भी 4 बार लिखा गया है। तो
आप सिर्फ सबके पावर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 22 4 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा सर, 30, यानी 30 हमारे इस सवाल का आंसर है। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 9 अब आपको सर बोर्ड पर दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन बच्चे डिस्काउंट का है, जरा ध्यान से समझना। कहता है एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है सर, 500 रुपया है। वह 20% तथा 10% के दो लगातार छूट पर बेची जाती है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप बताइए सर, जब दुकानदार आपको छूट देता है तो छूट किस पर देता है? वो छूट हमेशा एमपी पर देता है। एमपी का मतलब है अंकित मूल्य, यानी जितना मूल्य उसमें छपा हुआ है। कोई भी दुकानदार क्रय मूल्य पर छूट नहीं देगा आपको। बात समझे कि नहीं? तो अंकित मूल्य पर ही छूट देता है। जरा देखिएगा यहां ध्यान से, अंकित मूल्य सर है कितना हमारे पास, 500 रुपया, यानी उस शर्ट का दाम जो वहां पर चिपका हुआ है लेबल उसका, वो 500 रुपया है। ठीक है, आपने कहा कि दुकानदार ने कहा कि इस पर हम 20% का छूट दिया, तो 20% का छूट का मतलब है 100 में 20 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा ये 80/100। कोई दिक्कत है ना? फिर कहता है आपने कहा कि नहीं सर 10% और छूट दीजिए, दुकानदार आपको दे दिया, यानी कितना देगा वो 90/100। ठीक है, 100 में 10 घटा दे 90 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी इतने में ही वो आपको शर्ट बेच देगा। 0 0 खत्म, ये दोनों खत्म हुआ बेटा। ये कितना हो गया, 8 × 5 = 40, यानी 40 और गुना 9, 9 × 4 = 36, यानी 360 रुपया वो क्या है, उस शर्ट का एसपी यानी विक्रय मूल्य है। बताइए ना सर हाँ या ना, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यही 360 रुपया क्या है सर, आपका विक्रय मूल्य है ना? कोई दिक्कत वाली बात? और बेटे ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या सर बड़े प्यार से किया। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का है, ध्यान से समझना। सवाल कहता है यदि 10a प्लस sec a 10a प्लस sec a बराबर x है, तो हमसे पूछा है गाइज 10a बराबर व्हाट, 10a बराबर व्हाट। ठीक है, अब हम पहले आपको एक चीज़ें समझाते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा, फिर तो हम इस सवाल को बड़े आसानी से कर लेंगे। आप सर हमको एक चीज़ बता दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही फेमस फार्मूला है 10² a माइनस sec² a बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो बताओ बेटा ये क्या है, a² माइनस b² है कि नहीं है? अगर a² माइनस b² है तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार इसको जोड़ लीजिए आप, ये हो गया 10a प्लस sec a, एक बार इसको जोड़ दिया, अब एक बार क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ये तो फार्मूला होता है सर, है ना? 10a माइनस sec a बराबर 1। ठीक है, इस सवाल को अभी आप भूल जाइए, अभी आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, जरा देखो तो ये कुछ नहीं क्या बेटा, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर ये सवाल एकदम यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। ध्यान से समझना मेरी बात। अब आप बताइए सर हमें कि यदि हम आपसे ये पूछें कि 10a प्लस sec a का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये इधर चलाएगा, तो ये होगा 1/10a माइनस sec a। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ सर कि 10a प्लस sec a का जो भी मान दे रखा है, 10a माइनस sec a का वैल्यू क्या होगा, उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? यानी अर्थात हम ये आपसे कहना चाहें कि दो टर्म का गुणनफल यदि 1 है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक वैल्यू उसका उल्टा है। नहीं समझे मेरी बात? जैसे देखिए, यदि हम कहते हैं x1 कब होगा, जब इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम का ये मल्टीपल होगा, यानी 1/x। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो x को जब हम 1/x इसी के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 1 होगा। अर्थात यहां से हमने क्या सीखा सर कि यदि 10a प्लस sec a का मान जो भी है,
अगर हम 10a माइनस सेक ए निकालना चाहें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बस यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आइए अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को। आप बताइए सर, 10a प्लस सेक ए का वैल्यू x दे रखा है। यदि हम आपसे ये पूछें कि बताइए 10a माइनस सेक ए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका उल्टा होगा। तो x का उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है कि नहीं सर, इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। अब करना कुछ नहीं, आपको 10a का वैल्यू आपको चाहिए, तो बताइए सर इसको जोड़ देंगे तो 10a मिल जाएगा आपको। ये सेक ए से क्या होगा, घट जाएगा। 10a प्लस 10a कितना हो गया, 210a, और इधर ये सर हो गया हमारा x प्लस 1/x। कोई दिक्कत वाली बात है? तो 10a का वैल्यू यदि आप निकालेंगे, अरे बोलो ना बेटा, तो ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा 1/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया x यानी x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात, यानी ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या, 2x। यही हमारा 10a का आंसर है। ठीक है, यहाँ तक सर आपने मेरा वीडियो देखा सर, आपको तहे दिल से शुक्रिया। कल हम फिर आपके सामने एक से एक खतरनाक जहरीला से जहरीला सवाल लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ करके आराम से। कोई टेंशन लेना नहीं है आपको, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। क्लियर है गाइज? तो चलिए अब हमें आप आज्ञा दीजिए, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।